फिलहाल हर्षा कुमारी सिंह हमारी वरिष्ठ सहयोगी जुड़ रही हैं हमारे साथ। हर्षा, पॉलिटिकल बड़ा अपडेट, भारतीय जनता पार्टी ने पहली सूची अपनी जारी की और राजस्थान में 15 नामों के ऐलान हुए हैं। पहला क्या एनालिसिस आपका भी है इन 15 नामों को लेकर के? इसमें तमाम बड़े नाम भी शामिल हैं। क्या एनालिसिस है हर्षा आपका राजस्थान में के लिए घोषित हुए इन नामों को लेकर? देखिए, ये एक बात साफ है कि बीजेपी जो है कोई भी जोखिम नहीं बरतना चाहती है। तो 25 की जो 25 वो 2 बार लेके आई है, उसकी हैट्रिक कराने के लिए उन्होंने कई बदलाव किए हैं। और जहां जहां पर उनका वोटर बेस थोड़ा सा खिसकता हुआ, थोड़ा सा हिलता हुआ, थोड़ा सा डुलता हुआ दिखाई दिया है, तो वहां पर उन्होंने बहुत सोची समझी राजनीतिक स्ट्रैटेजी के तहत मैदान में उतरे हैं। सबसे पहले उदाहरण है आपके पास महेंद्रजीत सिंह मालविया। महेंद्रजीत सिंह मालविया को कांग्रेस से लाकर एक रेड कार्पेट बिछाया गया है। बांसवाड़ा डूंगरपुर से उसे लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है। क्यों? क्योंकि पहली बार इस एरिया में बीजेपी 3 सीट्स जीत के आई थी विधानसभा में। पिछली बार सिर्फ 2 जीत के आई है और बीजेपी को लगा कहीं ना कहीं उनकी नौका वहां पे डगमगा रही है, क्योंकि वहां पर भारतीय आदिवासी ट्राइबल पार्टी का जन्म हुआ है। भारतीय आदिवासी ट्राइबल पार्टी का वोट शेयर दुगना हुआ है, 2 लाख से 4 लाख हुआ है इस विधानसभा चुनाव में। ऐसे में भारतीय ट्राइबल आदिवासी पार्टी को चैलेंज देना, टक्कर देना, साथ ही कांग्रेस का जो एक पारंपरिक वोट बैंक है, ट्राइबल वोट बैंक, उसको कैसे टक्कर दिया जाए, तो बीजेपी के पास कोई ठोस उम्मीदवार नहीं था। महेंद्रजीत सिंह मालविया को वो लेके आए हैं। कुछ ही दिन पहले उन्होंने क्रॉसओवर किया है और आज वो बांसवाड़ा डूंगरपुर से प्रत्याशी हैं। साथ ही उनकी वाइफ भी वहां से जिला प्रमुख है, यानी कि अब वो सीट बहुत मजबूत और एक तरह से टक्कर देने की स्थिति में आ गई है बीजेपी साउथ राजस्थान में। दूसरा हम देखते हैं देवेंद्र सिंह झाझरिया। अभी मैं उनका इंटरव्यू करके आई हूं। पैरा ओलंपियन है, 2 बार गोल्ड जीत के आए हैं, 1 बार सिल्वर जीता है उन्होंने। और चूरू से राहुल कुशवाहा का टिकट काट कर देवेंद्र झाझरिया को जीता, वहां पर उतारा गया है। क्यों ऐसा किया गया है? ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि वहां पर जो वोट बैंक है, जाट वोट है, जाट हार्टलैंड है। आप जानते हैं कि फार्मर्स एजुटेशन का कहीं ना कहीं असर वहां नहीं पड़े। जो जाट वोट है वो बीजेपी के साथ ही रहे इस चुनाव में भी, इसलिए उन्होंने ऐसा कैंडिडेट चुना है जो अपने आप में यूथ फेस है, किसान का बेटा है, स्पोर्ट्स पर्सन है, पद्मश्री है, और उससे एक बहुत बड़ा मैसेज उन्होंने दिया है। दूसरी बार आप देखेंगे कि ज्योति मिर्धा पर दोबारा से दाव खेल रही है। ज्योति मिर्धा को एमएलए का इलेक्शन लड़वाया है, लेकिन ज्योति मिर्धा हार गई एमएलए में। लेकिन फिर भी क्यों बीजेपी उन पे दाव खेल रही है? क्योंकि बीजेपी को लगता है कि मिर्धा परिवार का आज भी वहां पर पकड़ है और इस बार ज्योति जो है वो पार उनको करवा देगी नागौर से। अगेन जाट हार्टलैंड जो है उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी की चिंता बनी हुई थी, क्योंकि राजेंद्र राठौड़ भी हार गए थे जाट हार्टलैंड में ही बुडानिया से। और आप देख रहे हैं कि भागीरथ चौधरी जो अजमेर से एमपी थे वो हार गए थे, नरेंद्र खीचड़ हार गए थे, अपने जो एमपी थे वो मंडावा सीट से हार गए थे। तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि जाट वोट पूरी तरह उनके साथ नहीं है। तो सबसे पहले कुछ अहम वोट बैंक को लेकर हमको एक स्ट्रैटेजी नजर आ रही है। दूसरा आप देखिए ईस्ट राजस्थान में, आप भरतपुर में टिकट चेंज कर दीजिए, तो क्यों ईस्ट राजस्थान में भरतपुर में टिकट चेंज करने से मैसेज क्या जा रहा है? देखिए, पिछली बार भी बहुत ज्यादा, इस बार अच्छा प्रदर्शन किया है बीजेपी ने विधानसभा इलेक्शन में ईस्ट राजस्थान में, लेकिन फिर भी वहां पर अपना जो पांव जमाने की जरूरत है। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट भले ही मुद्दा हो, लेकिन साथ ही आप देखते हैं कि भरतपुर का के लिए हमको जाना है वो और चेंज किया बड़ा महत्वपूर्ण चर्चा हम लोग कर रहे हैं जी। एक ब्रेक के लिए हर्षा मुझको रुकना पड़ेगा। बड़ी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं। 15 नाम राजस्थान के लिए जो उम्मीदवारों की घोषणा हुई है, उन नामों के पीछे का जो बिहाइंड द कर्टेन का मंथन था, उस पर एक एक नाम के गणित के पर हर्षा कुमारी सिंह हमारी सहयोगी हमको बता रही थी, समझा रही थी। कंटिन्यू करेंगे इस चर्चा को। वीरेंद्र सिंह शेखावत भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस आ रहे हैं। अब हर्षा कुमारी सिंह हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है, बाल वीरेंद्र सिंह शेखावत भी हमारे साथ हैं। हर्षा, अगर मैं उन आंकड़ों पर जाऊं जो कि इन 195 नामों को अगर हम जब डिकोड करते हैं तो पाते हैं कि 27 एससी, 18 एसटी, 57 ओबीसी उम्मीदवारों को इस सूची में शामिल किया गया है। तो ये बार बार कोशिश भारतीय जनता पार्टी की ओर से होती रही है पिछड़ा वर्ग को साधने की। इसका क्रम इस पहली सूची में भी देखने को मिला है। बड़ा फोकस किया गया है पिछड़ा वर्ग को साधने के लिए। हर्षा जी बिल्कुल, क्योंकि ओबीसी जो वोट शेयर है वो करीब 50% है, वोट है 50% है उसका पॉपुलेशन राजस्थान में।
और आप इसके साथ देखते हैं कि बीजेपी ने, कांग्रेस ने भी उसको लुभाने की कोशिश की थी। जब राजस्थान का इलेक्शन हुआ था उस टाइम उन्होंने कहा था कि वो ओबीसी सर्वे कराएंगे, लेकिन बीजेपी ने उस सर्वे के रास्ते पे वो नहीं गए हैं। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि ओबीसी जो वोट बैंक है उसको एक तरह से अपने साथ जोड़ने की कोशिश है। साथ ही हम देख रहे हैं कि ट्राइबल वोट बैंक खासकर राजस्थान में उसको जोड़ने की कोशिश है। और दूसरा हम देखते हैं कि जैसे जो फार्मिंग कम्युनिटी है, जाट्स को कैसे जोड़ा जाए। जालौर में देवजी पटेल का टिकट कटा है, वो भी एक तरह से फार्मिंग कम्युनिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा हम देख रहे हैं कि अर्जुन लाल मीणा को उदयपुर से ना देके टिकट और मन्ना लाल रावत को दिया है। ये भी थोड़ा सा शिफ्ट है जो विद इन ट्राइबल पॉलिटिक्स जो बैठता है गणित, उसमें उनको ना देके एक भील ट्राइबल को नहीं देके मन्ना लाल ट्राइबल को एसटी में देना, वो भी अपने आप में ट्राइबल पॉलिटिक्स और ट्राइबल जो कैटेगरी है उसमें भी बीजेपी अपनी राह अलग से ढूंढ रही है जी। और राह बीजेपी प्रशस्त करने की कोशिश महिलाओं और युवाओं के बीच में भी कर रही है। और कुछ नाम तो ऐसे हैं वीरेंद्र, अगर हम देखें कुछ सीटों पर, अभी सीकर से हम लोग स्वामी सुमेधानंद सरस्वती से बात कर रहे थे हमारे संवाददाता, सीकर हो या जोधपुर हो, ये बड़ी सुरक्षित सीटें बीजेपी के लिए रही हैं। 14 में भी 19 में भी 14 में भी लगभग कितना 47% वोट सुमेधानंद जी को मिला था, 19 में बढ़कर 58% हो गया। जोधपुर में भी लगभग ऐसा ही समीकरण रहा, 66% मिला गजेंद्र सिंह शेखावत को 14 में और 58% वोट मिला 19 में। तो ये दो बड़ी सेफ सीटें भी हैं। इनसे अलग अगर वीरेंद्र बात उन लोगों की जाए जिनके टिकट कटे हैं, तो उनमें भी कुछ प्रमुख नाम हैं। देखिए राहुल, जिस तरीके से हमारे जो सहयोगी हैं उन्होंने भी बताया है, आपने देखा होगा कि चूरू से मैं बात करूं तो देवेंद्र झाझड़िया है, उनको बीजेपी ने इस बार टिकट दिया, यानी पहली बार है देवेंद्र झाझड़िया सांसद के तौर पे यहाँ पे प्रत्याशी बनाए गए हैं। इसके साथ पिछली बार की अगर मैं बात करूं तो राहुल कसवा को 2019 के अंदर बीजेपी ने टिकट दिया था और वहाँ पे भाजपा को 3,34,402 वोट से राहुल कसवा जीत कर आए थे। इसके अलावा अलवर की बात की जाए तो अलवर के अंदर आप देखेंगे कि पिछली बार बाबा बालकनाथ को बीजेपी ने 2019 के अंदर टिकट दिया था। फिर इस बार अगर बात करूं तो मैं भूपेंद्र यादव को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया। तो कहीं ना कहीं मेरे साथ राजेंद्र सिंह राठौड़ हैं, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूंगा राहुल कि उनका क्या कहना है, क्योंकि वो खुद चूरू विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और उनका क्या कहना है। सर, 15 नामों की घोषणा हो चुकी है, आप चूरू जिले से आते हैं, क्योंकि आपको चूरू की जो एक रीति और नीति पता है कि वहाँ किस। देखिए, मैं तो एक ही बात कह सकता हूँ कि कार्यकर्ता को किस रूप में किस जगह पर कैसे काम लेना, ये बेखूबी से हमारे आलाकमान, हमारा नेतृत्व जानता है। यह चुनाव सिर्फ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी का चुनाव है और मोदी जी का मैजिक का पूरे देश में चल रहा है, राजस्थान भी अछूता नहीं। हम सब लोग आतुर हैं तीसरा कार्यकाल मोदी जी को ऐसा मिले कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हिंदुस्तान बने। इस नाते यहाँ मोदी में वातावरण है, यहाँ कौन उम्मीदवार, कैसा उम्मीदवार, कहाँ का उम्मीदवार, सब गुण है। लेकिन एक सवाल है, क्योंकि चूरू से देवेंद्र झाझड़िया को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। पिछली बार की बात करूं तो राहुल कसवा वहाँ पे एज ए सांसद के तौर पे। मैंने आपको कहा ना, सामान्य बातें हैं। राहुल जी से कोई शिकायत नहीं, देवेंद्र जी उम्मीदवार बन गए तो कोई शिकायत नहीं। वो चुनाव लड़ते तो भी दमखम से लगते, अब ये चुनाव लड़ेंगे तो भी दमखम से लगेंगे। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष वीरेंद्र उनके खुद के टिकट को लेकर क्या कहा है कि बीजेपी, राजेंद्र सिंह राठौर के टिकट को लेकर के भी बातचीत चल रही बिल्कुल मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा इस मुद्दे को लेके। राठौर साहब, एक सवाल ये है कि आपके खुद के टिकट को लेके लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। देखिए, मैं साधारण कार्यकर्ता हूं, दरी बिछाने से लेकर माइक पर भाषण देने तक और माइक के भाषण देने से लेकर जिस भी कसौटी पर पार्टी परखेगी उसमें तैयार हूं। तो राजेंद्र राठौड़ क्या लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? मैं ये कहने का ना मुझे अधिकार है ना मैं कह सकता हूं। ये जिम्मेदारी दी जाती है, ये आलाकमान को तय करना है, नेतृत्व को तय करना है।
बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से राहुल राजेंद्र राठौड़ ने साफ तौर पे कहा है कि वो दरी पट्टी बिछाने वाले कार्यकर्ता है, यानी जो पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो उन्हें अगर जिम्मेदारी देता है तो वो जरूर चुनाव। हर्षा, वीरेंद्र बात कर रहे थे राजेंद्र सिंह राठौर से और उन्होंने पूछा उनसे कि लोकसभा चुनाव में उनके खुद के टिकट को लेकर के क्या कुछ सस्पेंस बाकी है, तो वो कह रहे हैं कि मैं दड़ी भी बिछा सकता हूं, मंच पे भाषण भी दे सकता हूं, लेकिन ये नहीं बताऊंगा कि मुझे टिकट मिलने वाला है कि नहीं। क्या आप कहेंगे इस पर, क्योंकि सतीश पुनिया के नाम पर भी सस्पेंस बना हुआ है? बिल्कुल, मैं यही सुन रही थी कि वीरेंद्र ने जो सवाल किया, और बहुत अच्छा आपने उनको प्रॉम्प्ट किया कि जल्दी से जाके पहले वो पूछो, नहीं तो वो निकल जाएंगे। भाई, आपका टिकट का क्या हुआ है ना, बाकी सब पे तो चर्चा हो गई, आपका टिकट का क्या हुआ? आपको तो राजसमंद से हमने सुना है कि टिकट चाहते हैं आप। देखिए, कहीं ना कहीं जो है ये बिल्कुल बात बहुत चर्चा में है कि राजसमंद से राजेंद्र राठौड़ और सतीश पुनिया को जयपुर रूरल से लड़ाया जा सकता है, लेकिन बीजेपी ऐसी पार्टी है जहां पर कोई कुछ भी सरप्राइज हो सकता है। अगर बीजेपी चाहती है कि पूरी तरह से जो पुराना नेतृत्व है उसको पावर सेंटर को राजस्थान में नहीं चलने दिया जाए, तो हो सकता है इनके टिकट कट भी सकते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि भूपेंद्र यादव आ गए हैं, तो एक तरह से जो इतने भारी भरकम पॉलिटिशियन है उनका अलवर के जरिए राजस्थान की राजनीति में प्रवेश करना, नई समीकरण जरूर सामने आ रहे हैं बीजेपी में, ये साफ नजर आ रहा है। और राजेंद्र राठौड़ जो है वो बुढ़ानिया से हार चुके हैं। बुढ़ानिया अपने आप में एक जाट लीडर है, तो जैसे मैं कह रही थी आपको, मैं जो राजनीति, वो जो जाट पॉलिटिक्स समझा रही थी, जाट जो वोट है ना वो बीजेपी की तरफ खिसका नहीं है। मतलब जिस तरह से राजेंद्र राठौड़ की हार हुई है बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन उस मुकाबले में सतीश पुनिया भी हार गए जयपुर से रूरल से। तो देखिए, ये दोनों जो बड़े दिग्गज नेता हैं इनको पार्टी कहीं ना कहीं अकोमोडेट करेगी या नहीं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोर कमेटी की बैठक में रहते हैं। और सतीश पुनिया ने ग्राउंड पे बहुत मजबूत काम किया था जब वो बीजेपी प्रेसिडेंट थे। उनके वसुंधरा जी से कहीं ना कहीं उन दोनों के आमने सामने होने के कारण उनको फिर हटाना पड़ा था। और दूसरा जो राजेंद्र राठौड़ है, उन्होंने भी एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन काफी मजबूती से काम किया है। तो देखिए क्या होता है। ठीक है। और हर्षा ने खास बातचीत भी की है चूरू से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार देवेंद्र सिंह झाझड़िया से, जो कि पैरालंपियन भी हैं। और हर्षा कुमारी सिंह हमारी संवाददाता की एक्सक्लूसिव बातचीत हम आपको सुनवा देते हैं। पहले हमारे साथ हैं देवेंद्र झाझड़िया, 2 बार ओलंपियन रहे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट, 1 बार सिल्वर जीता है। देवेंद्र जी, बहुत ही बड़ी उपलब्धि है आज की डेट में, आपको लोकसभा में मौका मिलेगा पैर रखने का, क्या बड़ा संदेश है? सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज एक डिफरेंटली एबल को, एक दिव्यांगजन को आज एक मौका दिया गया है। ये आज हिंदुस्तान के जितने भी दिव्यांगजन हैं उनमें परिवार में उनके खुशी का माहौल है। एक खिलाड़ी को अवसर मिला है और एक किसान के बेटे को अवसर मिला है। आपने बहुत संघर्ष किया देवेंद्र जी, मैं तो आपके वो मुरलीपुरा घर में भी आई थी जब बच्चे छोटे छोटे थे, हम उस टाइम मिले थे, और आप पैरा ओलंपिक्स का जब गोल्ड जीत के आए थे तो कितना गर्व महसूस किया था सबने। तो ये जो संघर्ष की कहानी है, एक छोटे से गांव से आपने बहुत स्ट्रगल किया, फिर आप ओलंपिक्स में गए, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप यूथ को? नहीं, मैं यूथ को इतना ही कहना चाहूँगा कि एक पॉजिटिव सोच के साथ काम करना चाहिए। जिस प्रकार से आज ही देख लें आप कि एक पार्टी ने कितनी बड़ी पॉजिटिव सोच रखी है और मुझे टिकट दिया गया है, तो ये अच्छा लगता है। जब ऐसा मैसेज भी बहुत अच्छा जाता है, एक सामान्य परिवार से, किसान फैमिली से, एक खिलाड़ी होने के नाते आज एक इतना बड़ा अवसर दिया मुझे पार्टी ने, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आपका भाला हमेशा गोल्ड लेके आता है, इस बार कितना आगे जाएगा? सबसे आगे अब की बारी जाएगा। चलिए, तो देवेंद्र झाझड़िया बता रहे थे कि जैवलिन थ्रो में गोल्ड जीतते हैं वो, लेकिन इस बार उन्होंने कहा है उनका भाला सबसे आगे जाएगा। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह। चलिए, तो इस बार सारे उम्मीदवार ये दावा कर रहे हैं कि उनका भाला सबसे आगे जाएगा। देवेंद्र सिंह झाझड़िया से बातचीत कर रही थी हमारी संवाददाता हर्षा कुमारी सिंह। हर्षा हमारे साथ जुड़ी भी हुई हैं। हर्षा, अब इसमें एक बड़ी बात ये भी होगी कि तमाम उम्मीदवार दावा तो कर ही रहे हैं कि उनका भाला सबसे आगे जाने वाला है, जैसे कि झाझड़िया साहब कह रहे थे, लेकिन कौन से वो नाम है जिन पर आपको थोड़ा डाउटफुल भी लग सकता है? जैसे सीकर और जोधपुर की हम बात कर रहे थे, वो सेफ सीट हो सकती है, बीकानेर एक सेफ सीट है, बीजेपी के लिए मानी जा सकती है। उसके बाद कौन सी वो सीटें हैं जहां पर बीजेपी को संघर्ष भी करना पड़ सकता है जीत के लिए?
देखिए डेफिनेटली बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर ये जो सीटें हैं इसमें ट्राइबल, जो अगर हम पॉलिटिक्स देखें ना साउथ राजस्थान का, तो भारतीय आदिवासी ट्राइबल पार्टी जो है उसको बिल्कुल भी किसी तरह से आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। पहले वो 2 एमएलएज लेके आए थे, इस बार वो 3 एमएलएज लेके आए हैं, लेकिन उनका वोट शेयर जो है ना वो लगातार वहां पर बढ़ता जा रहा है। और इसलिए कहीं ना कहीं उन्होंने महेंद्रजीत सिंह मालविया को लिया है वहां पर, क्योंकि महेंद्रजीत सिंह मालविया कांग्रेस में ऐसे उम्मीदवार हैं जो 1 लाख से ज्यादा वोट लेके आए हैं। लेकिन जो भारतीय आदिवासी ट्राइबल पार्टी है वो अलायंस करना चाहती है कांग्रेस के साथ, और उनको एक ये सीट चाहिए। तो अगर भारतीय आदिवासी ट्राइबल पार्टी का जो आप ग्रोथ देखेंगे, उसका जो प्रोलिफरेशन देखेंगे साउथ राजस्थान में, मेरे को लगता है कहीं ना कहीं वो बहुत इंपॉर्टेंट वोट है जो उनको ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, जो आपने, जैसे मैं अभी आपको कह रही थी कि जो ट्राइबल पॉलिटिक्स के अंदर उन्होंने जो कैंडिडेट को चूज किया है उदयपुर में, एकदम ट्रेडिशनल ट्राइबल भील पॉलिटिशियन नहीं है, दूसरी छवि थोड़ा सा अलग उन्होंने सोचा है। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि देखिए, आप वापस से ज्योति मिर्धा पर दाव खेलना, जो एमएलए चुनाव में हारी है लेकिन उनको फिर भी कांग्रेस बीजेपी दोबारा दाव खेल रही है, जबकि बहुत चर्चा थी कि कहीं ना कहीं उनके जो रिलेशन है रिचपाल मिर्धा को टिकट मिल जाएगी। तो मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं देखिए, फार्मर्स एजिटेशन का जो इम्पैक्ट है उसको लेकर, और इस सब को लेकर बीजेपी सतर्क है, इसलिए उन्होंने आचार संहिता के पहले ही टिकट्स अनाउंस कर दिए हैं। कल हम अशोक गहलोत के घर गए थे चाय पीने के लिए, वहां पे कांग्रेस से कौन टिकट लेगा ये अभी क्लियर ही नहीं है। चर्चा हो रही थी, हमने बातचीत हो रही थी कि भाई कांग्रेस से आप सचिन जी लड़ेंगे, अशोक जी लड़ेंगे क्या, डोटासरा जी लड़ेंगे, आप फ्रंट फुट से बैट करेंगे क्या, आप विल यू प्ले ऑन द फ्रंट फुट? लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट कांग्रेस सवाल है, असमंजस की स्थिति में है। बीजेपी एक्चुअली जी, बीजेपी एकदम पिन पॉइंटेडली गोइंग डाउन टू ब्रास ट्रैक्स, मतलब एकदम माइक्रो मैनेजमेंट जो हम कहते हैं ना, माइक्रो पे आकर और जाति पॉलिटिक्स, सीट्स को देखकर अपनी रणनीति बना रही है, और उन्होंने हेड स्टार्ट ले लिया है। और वहीं दूसरी तरफ बिल्कुल आप ठीक जिक्र कर रही हैं अर्षा, कल अब अपनी बात में मैं और नीरज जी भी यही जिक्र कर रहे थे कि किस तरह कांग्रेस की जो तस्वीर है वो बहुत धुंधली, अभी बहुत धुंधली है, तस्वीर की अभी बनावटी कहीं नजर नहीं आ रही है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की जिस माइक्रो मैनेजमेंट की आप बात कर रहे हैं उसका हर बार हम लोग एक नजारा देखते हैं। विधानसभा चुनावों में भी वो पहली पार्टी थी जिसने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करी, कांग्रेस वहां भी काफी दिनों बाद जारी कर पाई थी। सेम लोकसभा चुनाव में भी हम वही पैटर्न देखने को हमको मिल रहा है। वीरेंद्र के पास मैं अब चलूंगा। वीरेंद्र, बड़ी बात यह भी है कि लोकसभा चुनावों से पहले अब जिस तरह हर्षा जिक्र कर रही थी कि जब उन्होंने कांग्रेस की वहां के जो बड़े नेता हैं उनके घर का माहौल हो या कांग्रेस के कार्यालयों का माहौल हो, ऑफिस का माहौल हो, बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आ रहा है। बीजेपी हेडक्वार्टर्स हो या बीजेपी कार्यालय हो, जिला कार्यालय का माहौल और कांग्रेस की वर्किंग में बड़ा अंतर नजर आ रहा है। पहली लिस्ट में भी बीजेपी अब आगे हो गई है। कितना बड़ा कंपटीशन अब यहां से कांग्रेस के लिए और ज्यादा बढ़ जाएगा, कितनी, क्योंकि क्लैरिटी की बड़ी जरूरत होगी। बीजेपी वो क्लैरिटी हासिल करती दिखाई दे रही है अभी से। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से राहुल आपने देखा होगा कि हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं कि जो बीजेपी है पूरी एक माइक्रो जो एक रणनीति है उसके तहत काम करती है। आप देखेंगे कि अगर मैं बात करूं, आप जिस तरीके से मेवाड़ और वागड़ की बात की जाए तो वहां पे बीजेपी के पास कोई ऐसा मजबूत चेहरा नहीं था। जब महेंद्रजीत सिंह मालवीय जब बीजेपी के अंदर आए तो कहीं ना कहीं बीजेपी को ये जरूर आश्वस्त हुई है कि जो एक लंबे समय से उन्हें इंतजार था कि इन मेवाड़ और वागड़ जैसे इलाके के अंदर बीजेपी को किस तरीके से फतेह हासिल करनी है। क्योंकि आपने देखा होगा कि विधानसभा चुनाव के अंदर जब बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दलों के ने लगातार धुआंधार वहां पे जनसभाएं की, रोड शो किए, लेकिन वजह क्या थी? वहां के जो आदिवासी वोटर्स है, क्योंकि आप देखेंगे कि अगर उस इलाके की बात की जाए तो लगभग जो 28 विधानसभा सीटें आती है उन पे किस तरीके से फतेह हासिल करनी है उसको लेकर बीजेपी पूरी रणनीति के तहत काम कर रही थी। और आप देखेंगे कि जैसे विधानसभा चुनाव होते हैं वहां पे महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो कि कांग्रेस से जीत कर आते हैं, फिर बाद में बीजेपी के अंदर शामिल हो जाते हैं, और अब बीजेपी ने उन्हें तोहफे के रूप में हम कह सकते हैं कि जो एक लोकसभा के अंदर प्रत्याशी बनाया है। इसके साथ ही आप देखेंगे कि ज्योति मिर्धा का, जैसे अभी हमारे सहयोगी भी बात कर रहे थे, उसके अंदर आपने देखा होगा कि ज्योति मिर्धा का नाम आता है। मिर्धा परिवार का नागौर के अंदर काफी बड़ा नाम है राजनीति के तौर पे अगर देखा जाए तो वहां पे मिर्धा परिवार का दबदबा आज भी देखने को मिलता है। और इकलौती महिला कैंडिडेट भी हैं वीरेंद्र, 15 नामों की सूची में वो बीजेपी की इकलौती महिला कैंडिडेट भी हैं अभी फिलहाल के लिए।
बिल्कुल, देखिए राहुल, इकलौती महिला कैंडिडेट भी हैं और इस पूरी सूची को अगर आप देखते हैं 15 जो उम्मीदवार उतारे गए हैं, इसके अंदर आप देखेंगे कि 2 कांग्रेस से आए हुए नेताओं को यहाँ पे तरजीह दी गई है, जबकि 5 सांसदों के यहाँ पे टिकट भी काटे गए हैं। यानी जो ठीक है सांसद हैं वीरेंद्र, उनके मैं अंदर आप लौटूंगा आपके देखेंगे- पास। सब अशोक सिंह शेखावत भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र, मैं लौटूंगा आपके पास। फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के नेता अशोक सिंह शेखावत। अशोक जी, बीजेपी पहली सूची आपकी सामने आ गई है, काफी तैयारियों पर लगातार बात भी हो रही है, लेकिन अब कांग्रेस भी बड़ी मजबूत तैयारी करती हुई दावा कर रही है। आपकी ये जो पहली सूची है, इससे कहीं ऐसा तो नहीं है अब ओपोजिंग पार्टी जो ओपोजिट पार्टीज हैं उनको और ज्यादा फायदा मिल गया अपनी सूची जारी करने के लिए? देखो, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से अपनी ये जो फर्स्ट जो सूची जारी करी है 195 के लगभग, और उस केंद्रीय चुनाव समिति के द्वारा राज्यों के से जैसे फीडबैक आते हैं, उनके पैनल आते हैं, उनके द्वारा जो बताया जाता है कि कौन सा कैंडिडेट इस क्षेत्र का भारतीय जनता पार्टी का विजय हो सकता है। और साथ ही साथ जो 10 साल की जो मोदी सरकार की जो शासन ने जो काम किया है और जो नीतियां लेके आए हैं और जो योजनाएं लेके आए हैं, उनके आधार के ऊपर जनता वोट देगी। तो आपने ये कहा कि क्या कांग्रेस को इसको में बेनिफिट, आपने क्या बताया? एक तो जो नीतियां लेकर आए और जो काम सरकार ने किया है उसके आधार पर वोट देगी ना जनता। तो फिर ये जालौर से, बांसवाड़ा से, भरतपुर से, उदयपुर से, चुरू से क्यों आप लोगों ने टिकट काटे हैं अपने सांसदों के? मैं आपका एक पहले वाला उत्तर बता दूं कि कांग्रेस को, आपने कहा कि कांग्रेस को क्या इसमें बेनिफिट होगा क्या? भारतीय जनता पार्टी सोच के साथ ही देखती है, ये देखती है कि इन 10 सालों में हमने क्या क्या काम किए जी। दूसरा, आपने ये कहा कि क्या इन लोगों को आपने टिकट क्यों दिए गए कि मगर फीडबैक के आधार पर आता है जी। तो नए लोगों को, कुछ लोगों को लेके भी आते हैं, चाहे कोई भी सी पार्टी हो, कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी, कोई अन्य दल हो, उनमें भी ये चीजें होती है जो। और मैं बताऊं कि जिस प्रकार से जो जैसे खेल के खिलाड़ियों को हमने टिकट दी है और खेल के खिलाड़ियों को देना भी चाहिए, और वो पैरा ओलंपिक के अंदर अपना पदक लेके भी आए हैं, लेके और देश का नाम भी किया है, और उनको यदि हम टिकट दे रहे हैं और किसी न किसी को का तो टिकट कटता ही है, और मांगने वाले भी ज्यादा होते हैं टिकट में, और मांगने का सबका अधिकार भी होता है। तो इसके आधार पर कहें कि कांग्रेस मजबूत हो या हमारे पास कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं हो, या पहले वाले कैंडिडेट ने क्या उनका रिपोर्ट कार्ड खराब था, ये चीजें नहीं होती है, क्योंकि कुछ नए लोगों को भी पार्टी के अंदर टिकट दी जाती है। ठीक है, जैसे पिछली बार भी हमने दी थी, कांग्रेस भी देती है। ठीक है अशोक जी, ठीक बात है। कई बार पार्टी आपको, आप बने रहिएगा हमारे साथ। मैं अब जुड़ूंगा आपके साथ फिर एक बार। गांधीनगर से गृह मंत्री अमित शाह का नाम डिसाइड हुआ है, तो वाराणसी से खुद प्रधानमंत्री लड़ेंगे और उन्हीं के साथ साथ 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के मिलाकर के 195 नामों की सूची भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने, विनोद तावड़े जो कि राष्ट्रीय महासचिव है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने ये घोषणा की बीजेपी मुख्यालय से आकर के, और अब इसी को लेकर के लगातार चर्चाएं जारी हैं।